everyone, this is Mamta Samare Khandelwal and you are watching MSK Chemistry. And today's video we are going to discuss about Rutherford alpha ray scattering experiment, its observations, its conclusions and Rutherford's nuclear atomic model. So let's start with motivation. Thought for students. Skill is only developed by hours and hours of work. ये है आपके मोटिवेशन के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए आपका एक प्यारा सा लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट विद रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम एंड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड साहब से पहले जो मॉडल चलता था वो चलता था थॉमसन सर का, और थॉमसन सर के हिसाब से क्या था कि जो एटम न्यूट्रल तो होता ही है, और जो प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से ये आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किस में एम्बेडेड रहते हैं, पॉजिटिव स्फीयर में। तो ये वो मॉडल था जो रदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट से पहले माना जाता था एटम के लिए। ठीक है, अब रदरफोर्ड साहब के सेटअप को हम समझ लेते हैं जो उनका अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इनके सोर्स क्या हैं? रेडियम और पोलोनियम। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जिनसे क्या निकलती हैं? अल्फा रेज निकलती है। अब थोड़ा अल्फा रेज के बारे में समझ लेते हैं। तो हीलियम एटम आप जानते हैं इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका मास 4 AMU होता है। लेकिन जो अल्फा रेज होती है उसमें हीलियम 2+ पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ये क्या है? डबली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अल्फा रेज में होते हैं। मतलब अल्फा रेज इज द बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ He2+ आयंस। तो इसलिए क्या है, जब देखिए अगर हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो क्या बस, तो ये बन जाता है हीलियम 2+ और इसके पास रहते हैं 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन ओनली, जो कि कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्फा रेज होते हैं इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हीलियम 2+ का भी मास 4U होता है और हीलियम एटम का मास भी 4U होता है, क्योंकि मास में इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता है। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आए और ये जो लेड प्लेट से उनको एक होल से निकाला गया और यहाँ पे गोल्ड फॉइल को लिया गया। गोल्ड फॉइल की बहुत ही थिन शीट ली गई थी और उससे क्या हुआ, वो ये सोच रहे थे कि क्योंकि जो अल्फा रेज हैं उसमें क्या हीलियम 2+ यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो डिफ्लेक्ट होने चाहिए, क्योंकि उनसे पहले थॉमसन मॉडल चलता था। तो अभी पॉजिटिव स्फीयर पे कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो क्या होना चाहिए? उसमें डिफ्लेक्शन होना चाहिए, इट शुड बाउंस बैक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो निकल गए सीधे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उनको लगा कि भाई ये जो मॉडल है ये तो वैलिड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं वही असली रिजल्ट होते हैं। और जो थॉमसन सर का जो मॉडल था वो थ्योरेटिकल मॉडल था, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नहीं था। तो फिर उन्होंने उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको हम डिस्कस करते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने अपना मॉडल दिया था। So the observations of the alpha ray scattering experiment, most of the alpha particles passed through the gold foil without deflection। तो इसका बड़ा उन्हें आश्चर्य हुआ था। A small fraction of the alpha particles was deflected by small angle and a very few alpha particles 1 in 20,000 bounce back और deflected by 180 डिग्री। मतलब कि कोई पार्टिकल ये आया, गोल्ड फॉइल से टकराया और वो वापस निकल जाता है इस तरीके से। तो ऐसा 1 in 20,000 पार्टिकल्स में ऐसा उन्हें देखने को मिला। तो दीज ऑल आर द ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाली, कंक्लूजन्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उन्होंने ये माना कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल्ड एटम्स हैं, ये जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ये सब गोल्ड एटम्स हैं। और आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है ना अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम है वो सीधे निकल रहे हैं। और आप ध्यान देंगे ना यहाँ पे, तो ये देखिए जो एम्प्टी स्पेस से जो निकल रहे हैं ना वो तो सीधे निकल रहे हैं, और जो ये इस पॉजिटिव न्यूक्लियाई को टकरा रहे हैं वो बाउंस बैक हो रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस के पास से निकला तो थोड़ा सा इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस से टकराया और ये यहाँ पे निकला। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। इसलिए उन्होंने ये अपना कंक्लूजन निकाला। सेकेंडली उन्होंने बोला वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, सो
It indicated that the positive charge is concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positively charged alpha particles. मतलब ये जो वाला पार्ट है ना, ये जो आप देख रखते हैं, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा, अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन की कहीं भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी, 1934 के आसपास हुई थी, जेम्स चैडविक सर ने की थी। यहाँ पे हम सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला, कैलकुलेशन डन बाय रदरफोर्ड शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, दैट इज पॉजिटिव पार्ट, इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। इसे आप इस तरह से समझिए कि कोई क्रिकेट का प्लेग्राउंड है, तो जो बॉल है, बॉल का जो साइज है दैट इज लाइक द न्यूक्लियस, और बाकी का जो पूरा प्लेग्राउंड है दैट इज लाइक द साइज ऑफ एटम, जिसका कि वो एम्प्टी पार्ट है। तो ज़्यादातर जो एटम का पार्ट होता है, जो स्पेस होता है, वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, तो अपने ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन के हिसाब से उन्होंने अपना मॉडल दिया, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास वॉज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन ऑफ द एटम, जिसको कि क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। Electrons revolve with very high speed around the nucleus in circular paths, and these circular paths are called orbits. Electrons and nucleus are held together by electrostatic force of attraction. So this is about the Rutherford's nuclear model of atom. Please like and share our video, subscribe the channel. Thank you for watching MSK Chemistry.